नमस्कार विद्यार्थियों, ये आपकी बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा टॉपिक वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो चल रहा था। इससे पहले वाली क्लास में आपने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा जिसके अंतर्गत सिद्धांत का प्रधान रूप, सामान्य परिचय देखा, सिद्धांत का आधार देखा, प्रवाह के लिए बल देखे, वलित पर्वतों की उत्पत्ति देखी, ध्रुव और भूमध्य रेखा की परिवर्तित स्थितियों के बारे में आपने जाना। इसके अलावा महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह है, समुद्र द्वीपीय चापों की उत्पत्ति है, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण है, इसके बारे में वैगनर ने प्रकाश है वो डाला था। आज हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे कि ये सिद्धांत कितनी कसौटी पर खरा उतरता है। कुछ विद्वानों ने इसके सिद्धांत के पक्ष में अपने प्रमाण दिए, जबकि कुछ ने इसकी आलोचनाएं की। तो पक्ष और विपक्ष में इसके जो प्रमाण आए उसके आधार पर इसका मूल्यांकन है वो किया जाता है। देखिए, 1920 से 1940 तक वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। इन आलोचना करने वाले जो विद्वान हैं उनका मानना था, जैसे टेलर है, ड्यूराइट है, एल.सी. किंग है, उन्होंने माना कि इस प्रकार महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो सही नहीं है। जबकि जो महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थक विद्वान थे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन में आस्था प्रकट की और उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण जुटाए, जिनके आधार पर उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन को खरा उतारा और उनकी सत्यता को प्रमाणित किया। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष और विपक्ष में कुछ प्रमाण देखेंगे, जिसके आधार पर वैगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन हम करेंगे। देखिए, 1920 से 1940 तक वैगनर के सिद्धांत की आलोचना की गई। ठीक है, आलोचना की गई क्योंकि 1912 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, 24 में ये अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। तो 1920 से 40 तक इसकी आलोचना है वो की गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गुरुत्व बल के आधार पर, किसने? वैगनर ने, कि गुरुत्व बल के आधार पर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ये वैगनर ने बताया था। तो गुरुत्व बल के आधार पर विस्थापन बताने के विचारों को जो एल.सी. किंग है, ड्यूराइट है, ठीक है, इसके अलावा टेलर है, इन्होंने आलोचना की। गुरुत्व बल के आधार पर विस्थापन की आलोचना एल.सी. किंग, ड्यूराइट, व टेलर ने की। ठीक है, इन विद्वानों ने गुरुत्व बल के आधार पर विस्थापन की आलोचना है वो की थी। परंतु इसके बावजूद भी 1940 से 60 तक विस्थापन के समर्थक विद्वानों ने
विद्वानों ने इसके पक्ष में कुछ प्रमाण जुटाए, जिसके आधार पर उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की जो सत्यता है उसको प्रमाणित करने का प्रयास है वो किया था। अब ये प्रमाण कौन कौन से हैं? ये निम्न प्रकार हैं। ये प्रमाण निम्न हैं जिनके आधार पर उन्होंने बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो वो कौन कौन से प्रमाण देते हैं या पक्ष में अपने विचार रखते हैं, तो यहाँ पर हम एक एक प्रमाणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है भौगोलिक प्रमाण। भौगोलिक प्रमाण, ठीक है। भौगोलिक प्रमाणों में भी पहला 1 नंबर का जो प्रमाण है वो है अटलांटिक तटीय साम्य, ठीक है। अटलांटिक तटीय साम्य। अटलांटिक तटीय साम्य क्या है? विद्वानों ने बताया कि जो अटलांटिक महासागर है इसके दोनों तटों पर, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित जो भूआकार हैं, जैसे पूर्व की तरफ जो पश्चिमी अफ्रीकन उभार है, ठीक है, गिनी की खाड़ी है, आपके पश्चिम की तरफ दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है ये, और इसके अलावा जो कैरिबियन सागर है, तो दक्षिणी अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी भाग है, कैरिबियन सागर वाला भाग है, इसमें गिनी की खाड़ी और अफ्रीका का पूर्वी जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको सटाया जा सकता है। तो इसको सटाकर एक जगह मिलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है इन जो अटलांटिक तटीय भू आकार हैं इनकी आकृति में समानता पाई जाती है कि पहले ये भूभाग एक दूसरे से सटे हुए थे, उसके आधार बाद में जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो ये अलग हुए। अलग होने के कारण आज भी इनके अटलांटिक के दोनों तटों पर भू आकारों में तटीय समानता है वो पाई जाती है। इसको इन्होंने जिग्सा फिट है इसका नाम दिया है। तो ये है आपका अटलांटिक तटीय साम्य। देखिए यह है आपका दक्षिणी अमेरिका का भाग, ठीक है, और ये है आपका अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी भाग। ये दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और अफ्रीका का जो पश्चिमी अफ्रीकन उभार है इसको हम गिनी की खाड़ी में आराम से सटा सकते हैं, एक दूसरे से मिला सकते हैं। तो ये पहला प्रमाण दिया जिसको अटलांटिकीय तटीय साम्य के नाम से जाना जाता है। इसको जिग्सा फिट, इसको जिग्सा फिट के नाम से जाना जा सकता है कि ये दोनों तटों पर जो स्थित महाद्वीपीय भाग है उनको एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। दूसरा प्रमाण है पर्वतों का संरेखण, ठीक है। भौगोलिक प्रमाण में अगला दूसरा पर्वतों का संरेखण। विस्थापन के जो पक्ष में विद्वान थे उनका मानना था कि जो अल्पाइन पर्वत है आपका, कैलोडोनियन पर्वत है और हर्सिनियन पर्वत है, ये पर्वतों का निर्माण एक समय में हुआ था जब ये भूभाग एक दूसरे से सटे हुए थे। तो इनका संरेखण है वो उसकी समानता को व्यक्त करता है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में ये भूखंड एक दूसरे से सटे हुए थे। जैसे आपका उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका का भाग, इसके अलावा यूरोप का जो क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार से अल्पाइन है, अल्पाइन है, हर्सिनियन है, अल्पाइन है, हर्सिनियन है और कैलेडोनियन, ये पर्वतों के निर्माण के युग हैं। कैलेडोनियन इन पर्वतों के निर्माण में संरेखण है वो पाया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में निर्मित हुए, तो इनमें भी एक संरेखण है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अपलेशियन पर्वत है अफ्रीका के पूर्व में, और आपका एटलस पर्वत है, इसमें भी समानता पाई जाती है, अपलेशियन और एटलस, ठीक है, अफ्रीका के उत्तर में जो है। इसी प्रकार से आल्पस पर्वत है। तो इसके आधार पर, पर्वतों के संरेखण के आधार पर इन विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अपने प्रमाण हैं वो दिए थे कि अल्पाइन, हर्सिनियन और कैलेडोनियन युग में जो पर्वतों का निर्माण हुआ उनमें संरेखण है वो पाया जाता है, ठीक है। तीसरा भौगोलिक प्रमाण है वो है नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण, कि इन्होंने किस प्रकार से नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया। देखिए, वैगनर का मानना था कि जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए थे, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण सीमा के द्वारा जो क्षैतिज तलछट था उसमें अवरोध पड़ने के कारण वलन पड़ा, जिससे आपका रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये दोनों नवीन मोड़दार पर्वत हैं। इसी प्रकार से जो आपका भारतीय प्रायद्वीप है उसके उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण जो आपका तैतीस सागर था, अफ्रीका, यूरोप, यूरेशिया और भारतीय प्रायद्वीप के बीच में, उसके बीच में जो तैतीस सागर था, जब अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की तरफ विस्थापन हुआ तो तैतीस सागर में वलन पड़ा, जिससे इसका मलबा वलित होकर के आल्पस हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में परिणित हो गया। तो ठीक है, आपका रॉकीज है, एंडीज है, आल्पस है और हिमालय है। इन नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को इन्होंने अच्छी तरीके से स्पष्ट है वो किया है, जिससे भी प्रमाणित होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। अब हम देखेंगे भौगोलिक प्रमाणों के अलावा अन्य प्रमाण। तो दूसरे नंबर के अगले प्रमाण कौन कौन से हैं? अगला है भूगर्भिक प्रमाण ब। पहले हो गए भौगोलिक, भूगर्भिक प्रमाण।
भूगर्भिक प्रमाण में 1 नंबर का प्रमाण शुरू का, संरचनात्मक समानता। संरचनात्मक समानता किसमें संरचनात्मक समानता पाई जाती है? चट्टानों के निर्माण में। कहाँ पर पाई जाती है? अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। इन्होंने बताया कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी तटीय सेल, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर कौन कौन से महाद्वीप हैं? जैसे दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका का भाग, ठीक है। तो इस क्षेत्र में संरचनात्मक समानता पाई जाती है किसकी? चट्टानों की। ठीक है। तो इसके आधार पर भी इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि इन क्षेत्रों में महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। कभी ये भूभाग एक दूसरे से सटे हुए थे, जब जाके इनमें संरचनात्मक समानता मिलती थी, लेकिन जब ये अलग हो गए तो अब भी इनमें जो तटीय शैलें हैं उनमें संरचनात्मक समानता है वो पाई जाती है। ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने प्राचीन जो ग्रेनाइट है और गोंडवाना शैल है, जैसे इसको संकेत मिले तो ये शैल प्राचीन ग्रेनाइट, और ये आपकी गोंडवाना शैल। इनमें जो तटीय समानता है उसको या संरचनात्मक समानता है उसको ढूंढने का प्रयास किया था। ठीक है। दूसरा प्रमाण है भूगर्भिक प्रमाण में स्तर विन्यास की समानता। स्तर विन्यास की समानता। स्तर विन्यास किसका? चट्टानों का। विन्यास का मतलब होता है फैलाव, कि दोनों तटों की चट्टानों में किस प्रकार का फैलाव है। तो देखिए, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की जो चट्टान है वो विभिन्न परतें हैं, उनके क्रम में समानता है वो पाई जाती है। तो ये भी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण है कि जो दोनों तटों की जो चट्टानें हैं, कौन से तट? अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के चट्टानों में स्तर विन्यास की समानता मिलती है या समानता है। ठीक है। तो ये भी इसके पक्ष में एक प्रमाण है। विभिन्न परतों के जो क्रम होते हैं, विभिन्न परतों के क्रम में ठीक है। तो दोनों तटों की चट्टानों के विभिन्न परतों के क्रम में स्तर विन्यास की समानता है वो पाई जाती है। तो ये भी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण है। अगला है भूज्यामितीय प्रमाण से। भूज्यामितीय प्रमाण।
भूज्यामितीय प्रमाणों के अंतर्गत कौन कौन से प्रमाण आते हैं? देखिए, भूज्यामितीय प्रमाण में ये प्रमाण दिया गया कि जो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, वो ग्रीनलैंड धीरे धीरे है वो कनाडा की तरफ स्थानांतरित हो रहा है, कनाडा की तरफ जा रहा है, और ये 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से विस्थापित या स्थानांतरित हो रहा है। ग्रीनलैंड कनाडा की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। बत्तीस सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। तो ये है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में आपका भूज्यामितीय प्रमाण कि जो ग्रीनलैंड है वो कनाडा की तरफ 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि वर्तमान में भी महाद्वीपों का प्रवाह है वो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगला है जैविक प्रमाण। जैविक प्रमाण कि जैविक प्रमाण कौन कौन से दिए जिसके आधार पर महाद्वीपों का विस्थापन सिद्ध हुआ। देखिए, जैविक प्रमाण में है पहला पुराजीवाश्मीय समानता, 1 नंबर, पुराजीवाश्मीय समानता। पुराजीवाश्म क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, वो पुराजीवाश्म के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो पुराजीवाश्मीय समानता किस प्रकार की मिलती है कि दोनों तटों पर जीवाश्म है वो समान प्रजाति और प्रकार के हैं। किसके दोनों तटों पर? अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, दोनों कौन से? आपके पश्चिमी और पूर्वी तट, दोनों तटों पर समान प्रकार के जीवाश्म समान प्रजाति और प्रकार के हैं। जीवाश्म समान प्रजाति व प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये समान प्रजाति और प्रकार के हैं जीवाश्म अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर। तो इसका मतलब कि ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में इनका क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ है। तो ये दिया इन्होंने पुराजीवाश्मीय समानता जैविक प्रमाण में, जिसके आधार पर महाद्वीपों का विस्थापन प्रमाणित होता है। अगला है जैविक स्वभाव। जैविक स्वभाव क्या है? इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया या नॉर्वे, तो नॉर्वे में लैमिंग नामक एक जंतु है। वो लैमिंग नामक जंतु की प्रवृत्ति है वो पश्चिम की ओर दौड़ने की होती है। वो पश्चिम की ओर चलकर जाता है और अटलांटिक महासागर में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। विद्वानों ने जब इसकी प्रवृत्ति के बारे में जाना तो बाद में उसके रिसर्च किए गए, खोज की गई, फिर जाकर सामने आया कि प्राचीन काल में ये भूखंड सब एक जगह जुड़े हुए थे। तो ये जंतु है वो आपके नॉर्वे है इससे उत्तरी अमेरिका की तरफ चले जाते थे। इनकी प्रवृत्ति वर्तमान में भी इसी प्रकार की बनी हुई है। ये सोचते हैं कि इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पश्चिम की तरफ जाकर अटलांटिक महासागर में गिरकर मर जाते हैं।
तो ये है इनका जैविक स्वभाव कि पहले का ये जैविक स्वभाव बन रहा है कि वो वहाँ तक चले जाते थे, वर्तमान में महाद्वीप विस्थापित हो गए और वो अटलांटिक में डूबकर मर जाते हैं। इसी प्रकार से आपके शीतकालीन ऋतु में जो साइबेरियन सारस का प्रवास होता है यूरोप से घनापक्षी विहार के अंतर्गत, और बाद में वापस ये पक्षी यूरोप की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी इसी प्रकार को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जैविक स्वभाव। लैमिंग जंतु जैविक स्वभाव में आया नॉर्वे का या स्कैंडिनेविया का लैमिंग जंतु, जो पश्चिम की तरफ चलकर अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाता है। अगला है पुराजीवाश्मीय वितरण। पुराजीवाश्मीय वितरण अगला प्रमाण किसका? जैविक प्रमाण का ही है। ये भी पुराजीवाश्मीय जो वितरण है वो किस प्रकार का है? देखिए, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इसमें गोंडवाना लैंड के ये भाग थे। इनमें कार्बोनिफेरस हिमानीकरण हुआ था। तो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के कारण इसमें या इनमें हिमयुगीन जीवाश्म वो पाए जाते हैं। तो ये भी क्या कहे कि महाद्वीपों के स्थानांतरण की पुष्टि करते हैं, क्योंकि पहले ये सभी दक्षिणी ध्रुव की तरफ सटे हुए थे सारे महाद्वीप, बाद में ये अलग हुए एक दूसरे से और विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में पहुँचे। ठीक है, तो पुराजीवाश्मीय वितरण है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, इन सब में हिमयुगीन जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें सब में हिमयुगीन जीवाश्म वो मिलते हैं जो कि महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं। तो ये थे वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अब हम पढ़ेंगे इसकी आलोचनाएं या विपक्ष में प्रमाण कि कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, विपक्ष में प्रमाण हैं जो कि इनके संदर्भ में दिए गए। आलोचना या विपक्ष में प्रमाण तो एक ही बात है। ये बताएंगे कि महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हुआ है, इसके बारे में अपना मत है वो स्पष्ट करेंगे। देखिए, आलोचना में पहली आलोचना है कि जो अटलांटिक तटीय साम्य है, तटीय साम्य है, उसमें कमी है कि उसको पूरी तरीके से एक दूसरे से सटाया नहीं जा सकता। पश्चिमी अफ्रीका का पश्चिमी उभार है, उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी उभार, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इसको गिनी की खाड़ी में सटाया जा सकता था, प्रमाण के रूप में उन्होंने बताया, लेकिन इसको पूरी तरीके से सटाया नहीं जा सकता है। इसमें
लगभग 15 डिग्री का अंतर है वो रह जाता है। ठीक है, तो पहली आलोचना तो इन्होंने इसके आधार पर की कि अटलांटिक तटीय साम्य है, इसमें कमी पाई जाती है। मध्य अटलांटिक कटक की उपस्थिति, दूसरी आलोचना, मध्य अटलांटिक कटक की उपस्थिति। देखिए, वर्तमान में अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। इसके बारे में वैगनर ने कुछ भी नहीं बताया था। यदि ये कटक है तो ये महाद्वीप एक दूसरे से कैसे मिले? ठीक है, मिलने ही नहीं चाहिए थे। तो इसके बारे में वैगनर ने कुछ भी नहीं बताया, इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया था, जिसके आधार पर इसकी आलोचना की गई। ठीक है, दूसरी आलोचना हो गई। तीसरी है विस्थापन और वलन विरोधी विचारधारा है। विस्थापन, वलन, विरोधाभास। विस्थापन और वलन का विरोधाभास किस प्रकार से है? एक तरफ तो कह रहे हैं वैगनर कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वो पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए थे। ठीक है, क्योंकि सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि सीमा के बाधा उत्पन्न करने के कारण वलन पड़ा और जिसके कारण आपके पर्वतों की उत्पत्ति हुई उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में। तो ये विस्थापन वलन विरोधी जो विचार हैं उसके आधार पर भी इनकी आलोचना है वो की जाती है। ठीक है, इसके बाद भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन अव्यवहारिक है। भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन अव्यवहारिक। वैगनर ने बताया था कि महाद्वीपों का विस्थापन दो दिशाओं में हुआ है, एक पश्चिम की तरफ, दूसरा भूमध्य रेखा की तरफ। यदि भूमध्य रेखा की तरफ महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है तो सारे महाद्वीप अब तक भूमध्य रेखा पर एकत्रित हो गए होते, यदि भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन हुआ है, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो इसके आधार पर भी इनकी आलोचना है वो की जाती है। अगली है संरचनात्मक व स्तर विन्यास में आंशिक समानता। अभी आपने पक्ष में प्रमाण पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि दोनों तटों में संरचनात्मक और स्तर विन्यास की समानता पाई जाती है, जबकि कुछ विद्वान इसकी आंशिक समानता है उसको बताते हैं, उसके आधार पर इसकी आलोचना है वो करते हैं। पश्चिम की ओर विस्थापन की आलोचना की गई। इसमें पश्चिम की ओर विस्थापन की आलोचना। देखिए, वैगनर ने का मानना था कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीप है वो पश्चिम की ओर विस्थापित हुए, क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक था, इसका गुरुत्व बल ज़्यादा सक्रिय था, जिसके कारण अब ये कह रहे हैं कि यदि ये गुरुत्व बल इतना महाद्वीपों के विस्थापन के लिए गुरुत्व बल आज के गुरुत्व बल से 10 गुना ज़्यादा चाहिए, तब जाके महाद्वीपों का विस्थापन होगा। और यदि इतना गुरुत्व बल हो जाएगा तो पृथ्वी की घूर्णन गति ही रुक जाएगी, जिससे कि विस्थापन ही नहीं होगा। तो इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है कि पश्चिम की ओर जो विस्थापन इन्होंने बताया है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक शक्तिशाली चाहिए उसके कारण तो पृथ्वी की घूर्णन गति ही रुक जाती। ठीक है, अगला है जैविक आलोचना की इन्होंने।
जैविक आलोचनाएं क्या क्या की? कि इनका मानना था कि जो जीवाश्म है, हिमयुगीन जीवाश्म है, उसमें जो जीव पाए जाते हैं वो एक युग के नए होकर अलग अलग युगों के हो सकते हैं, तो इसके आधार पर इनकी आलोचना की गई। तो ये है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की आलोचना। आज जाकर हमारा वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।